हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक हेतु ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 चला रहा है, जिसमें कि आप विभिन्न विषयों के कंटेंट जो है वह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं समाजशास्त्र विषय से आपके साथ आज जो टॉपिक साझा करने जा रही हूँ वह है आधुनिकता, मॉडर्निटी, जिसके बारे में हम यहाँ एंथोनी गिडिंस के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र से आज आपके साथ आधुनिकता पर चर्चा करने जा रही हूँ। एंथोनी गिडिंस ने इस विषय पर बहुत विस्तृत विचार अपने रखे हैं। यह एक ब्रिटिश समाजशास्त्री जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई भी की और वहाँ पर निदेशक भी रहे। ये राजनीतिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं और जब इन्होंने समाजशास्त्र विषय पर अपना व्याख्यान या अपनी लेखनी शुरू की तो इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र के सैद्धांतिक संदर्भ पर कार्य करना शुरू किया और इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत हमारे सामने दिया। बाद में ये आधुनिकतावादी समाजशास्त्री के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र में यह एक निश्चित अवधारणा है, इसलिए इसका अर्थ कुछ टेक्निकल सा हो जाता है। सामान्यतः यह अवधारणा इतिहास के एक निश्चित काल से जुड़ी हुई होती है। जब एक काल समाप्त हो जाता है दूसरा आता है, जैसे कि सतयुग के बाद द्वापर और फिर कलयुग की अवधारणा हम देखते हैं। इसी तरह से हम आधुनिकता का संबंध भी देखते हैं। हम देखते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल की व्याख्या हम करते हैं, लेकिन काल के साथ इसकी व्याख्या जो है वह पूर्णतः सही नहीं है। जैसा कि समाजशास्त्री जॉर्ज रिट्जर कहते हैं कि आधुनिकता का संबंध मूल्य या विचारधारा प्रधानता से है। आधुनिकता में सांस्कृतिक एक से अधिकता पाई जाती है, यानी कि कल्चरल प्लुरलिज्म पाया जाता है। अनेक जातियाँ, भाषाएं और संस्कृति जो है वो इसमें शामिल होती है। नए नए आविष्कार हमें देखने को मिलते हैं। पॉप कल्चर जो है वो होता है, यहाँ पर हम इसको खान पान, रहन सहन सभी में देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आधुनिकता औद्योगिक अर्थव्यवस्था के दर्पण के रूप में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आधुनिकता जो है उसको संरचना के अनुसार हम जोड़कर देखते हैं और संरचना को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और उसी के अनुसार जो है वो गिडिंस आधुनिक समाज की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिकता एक ऐसे भगोड़े लेकिन बहुत शक्तिशाली भारी भरकम इंजन की तरह से है, जिसको हम एक सीमा तक तो चला सकते हैं, लेकिन यह कभी कभी हमारे हाथों से निकलने की कोशिश करता है और इस दौड़ में यह भी संभव है कि यह अपने आप को तोड़ फोड़ भी दे। और जब कभी हम इसका विरोध करते हैं तो हमें बड़ा भारी नुकसान पहुंचता है और कई बार ऐसा अवसर भी आता है कि हमें लगता है कि आधुनिकता जो है वो बड़ी संयम गति से हमारे सामने आ रही है, जब हम इसकी दिशा को भी नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार से जब हम एंथोनी गिडिंस की इस बात को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो एक कविता की तरह से हमें इसे समझा रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से बहुआयामी जो है वो है और इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता शामिल है। वे इसे ना तो आधुनिकता को उदारवाद के साथ जोड़ते हैं और ना ही पूंजीवाद के साथ जोड़ते हैं। हालांकि गिडिंस जो है वो मार्क्स की बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो संदर्भ है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि गिडिंस आधुनिकतावाद की जो परिभाषा है वो 4 बुनियादी संस्थाओं के संदर्भ में करते हैं, जहाँ वे पहली बात के रूप में पूंजीवाद को हमारे सामने रखते हैं, यानी कि माल का उत्पादन, कमोडिटी प्रोडक्शन की बात करते हैं। जब निजी हाथों में सब कुछ हो जाता है और एक पूंजीपति जो है वो अधिक अमीर और उसका सारे संसाधनों पर नियंत्रण होता चला जाता है और दूसरा पक्ष जो है वो कमज़ोर रह जाता है। दूसरी स्थिति के रूप में वे उद्योगवाद को बताते हैं। उद्योगवाद, इंडस्ट्रियलिज्म, जिसमें वे प्रकृति की वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करने की बात करते हैं और आवागमन के साधनों, संचार व्यवस्था और घरेलू जीवन की चर्चा करते हैं। जब हम इनकी तीसरी बात पर आते हैं, तीसरी संस्था पर आते हैं,
तो यह कहते हैं कि यह है निगरानी रखने की क्षमता, सर्विलियंस कैपेसिटीज़। इसमें राज्य नागरिकों पर अपनी आंख रखता है, अर्थात अपनी निगरानी रखता है, और इसका सरोकार सैनिक शक्ति से होता है। राज्य हिंसा के साधनों पर भी अपना नियंत्रण रखता है। चौथी बात के रूप में हम राष्ट्र राज्य को लेते हैं, जहां हम समाज नहीं बल्कि राष्ट्र आधुनिकता के केंद्र माने जाते हैं। ये चारों ही संस्थाओं के गठबंधन को गिडिन्स हमारे सामने जो है वो आधुनिकता की तत्वों के रूप में रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम परंपरागत से आधुनिक समाजों की ओर जब बढ़े हैं तो हमें इन सब बातों, इन सब परिवर्तनों को देखना होगा। गिडिन्स का जो मॉडर्निटी की तरफ प्रतिस्थापन या ओरिएंटेशन है, उसके बारे में वे कहते हैं कि हम इस आधुनिकता को उदारवाद के साथ नहीं जोड़ते और ना ही इसकी समानता जो है वो पूंजीवाद के साथ करते हैं। वे मार्क्स के विचारों का समर्थन करते हैं और आधुनिकता को बहुआयामी बताते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य मनुष्य की क्रियाओं और सामाजिक संस्थाओं को समझने का है। अब संस्थाएं जो हैं वो हम जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं से हम जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं, और इसी तरह से मनुष्य जो है वे अपनी सामाजिक क्रियाओं को करते रहते हैं। इनका आधुनिकता का जो सिद्धांत है वो संरचनाकरण के साथ भी जुड़ा हुआ है, चूँकि संरचनाकरण की थ्योरी इन्होंने बहुत पहले दी थी, और इसी के साथ ही संरचनाकरण के सिद्धांत को इन्होंने पहले हमारे सामने रखा और इन्होंने प्रसिद्धि पाई, और इसको ये आधुनिकता के साथ भी जोड़कर हमें समझाते हैं। मनुष्य की कोई भी प्रक्रिया हो, समाज की कोई भी संरचना हो, ये कहते हैं कि सभी में परिवर्तन अनिवार्य है। संरचना एक ऐसी अवधारणा है जो जड़ नहीं है, यानी वह बिल्कुल स्थिर नहीं है कि हमने एक बार कह दिया कि ये संरचना ऐसी है तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें परिवर्तन अवश्य भावी है और वो होगा, क्योंकि परिवर्तन जो है वो समाज का अवश्य भावी नियम है। और सामाजिक व्यवहार के माध्यम से हम देखते हैं कि यह सामाजिक संरचना जो है वह गतिशील बनी हुई रहती है। आज की सामाजिक व्यवस्था जो है वो परंपरागत समाजों से हमें भिन्न दिखाई देती है, अर्थात आधुनिकता में यह गतिशीलता हमें दिखाई देती है। गति जो है वो पिछली व्यवस्था की तुलना में तेज है, यह हम सब महसूस कर रहे हैं, और इसी बात को गिडिन्स हमारे सामने रखते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि इस आधुनिकता ने नई संस्थाओं को जन्म दिया है, नई राजनीतिक व्यवस्था को, तकनीकी तंत्र का समाज में प्रवेश को, और समाज में प्रत्येक वस्तु जो है वह एक कमोडिटी पण्यकरण के रूप में हमारे सामने आती है। इसके लिए वे आधुनिकता के सिद्धांत को ही प्रमुख मानते हैं, यानी कि यहाँ पर बाजार जो है उसकी वे प्रमुखता को मानते हैं। विभिन्न तत्वों की जब वे बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए हम विभिन्न तत्वों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तत्व है वह है समय और स्थान की पृथकता। यानी कि आधुनिक समाज में हमारी व्यक्तियों के साथ जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं उसमें समय और स्थान दोनों ही अलग अलग हो गए हैं। परंपरागत समाजों में घर और गांव ऐसे स्थान थे जहां परिवार और जाति के लोग अपने आप को महसूस करते थे, वी फीलिंग में रहते थे। लेकिन आज एक ही स्थान के लोग अलग अलग जगह बिखर गए हैं, यानी कि परिवार में भी हम देखें तो परिवारों के सदस्य भी अलग अलग जगह जो है वो रहने लगे हैं। परिवार का एक सदस्य गांव से दूर कहीं बड़े शहर में नौकरी करता है तो दूसरा किसी दूसरे शहर में नौकरी करता है। तो इस प्रकार से हम यह मान लेते हैं कि एक ही स्थान यानी कि किसी एक ही जगह पर रहने वाले लोग अब अलग अलग स्थानों पर रहने लगे हैं। अर्थात आधुनिकता में यह जो स्थान है इसको वे अप्रासंगिक बताते हैं, क्योंकि अब ये लोग जो अलग अलग रह रहे हैं, अपनी नौकरी या धंधा कर रहे हैं, ये संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कहाँ क्या हो रहा है उस बात को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यह जो आधुनिकता है यह स्थान से परे है। इसी में दूसरा शब्द जो आता है वह है समय।
तो यहाँ पर आधुनिकता का ऐसा ही जो पृथकता दिखाई देती है वह समय के साथ दिखाई देती है। पहले लोग जहाँ इकट्ठे रहते थे, समय फ्री होते थे और अपनी बातचीत करते रहते थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो एक दूसरे के समय को महत्व देते हुए, जब एक व्यक्ति फ्री है दूसरा व्यक्ति भी फ्री है, तो वह एक दूसरे के साथ जो है वे बातचीत करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब परंपरागत समाजों की बात करते हैं तो उसमें स्थान और समय दोनों ही समाज के अभिन्न अंग थे, लेकिन आधुनिक समाजों में ये दोनों ही पृथक हैं। इनका स्थान तेजी से काम करने वाली संचार आवागमन की सुविधाओं ने और उनके साधनों ने ले लिया है, और आधुनिकीकरण में सभी लोगों ने इस मानक को स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जैसे हम किसी फंक्शंस की बात देखते हैं कि जो हमें टाइम दिया जाता है, हम उस टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचते हैं और वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, जो समय हमारे पास होता है उसको स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। जबकि हम देखें परंपरागत समाजों में ऐसा नहीं होता था, लोग एक लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। तीसरी जो व्यवस्था इसमें आती है वह है आधुनिक समाज की परावर्तकता, अर्थात रिफ्लेक्सिविटी जो है वो हमारे सामने निकल कर आती है। इसका अर्थ जो है वह कि समाज और व्यक्ति का क्या संबंध है। कई बार हम जो बात करते हैं कि समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति जो है वो समाज का ही एक प्रतिबिंब है, तो इस तरह से यह व्याख्या हम समाज और व्यक्ति के संबंधों की करते हैं। और यहाँ पर गारफिंकल के सिद्धांत की बात जो है वो करते हैं गिडिंस, और वो कहते हैं कि गारफिंकल ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति और समाज की समस्या को उठाया है, और जहाँ वे एथनोमेथोलॉजी के माध्यम से प्रतिबिंबित अंतःक्रियाओं का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के साथ हमारी बराबर अंतःक्रिया होती रहती है। व्यक्ति और संस्थाओं की यह अंतःक्रिया एक से दूसरे के व्यवहार को भी प्रभावित करती रहती है, और यह जो अंतःक्रियाएं हैं ये आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करती रहती हैं। और एक जो हमारी आज मास कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसने इसको बहुत गुना बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से आधुनिकता में यह जो लक्षण है हम देख सकते हैं। आधुनिकता के एक लक्षण के रूप में हम देखते हैं कि इसकी सामाजिक व्यवस्था में जो है वो डिसेंबलिंग दिखाई देती है। पहले जो है हम अपने परंपरागत समाजों में स्थानीय रीति रिवाजों को मनाते रहते थे। अब ये स्थानीय रीति रिवाज जो हैं बढ़ते बढ़ते बाहर तक पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया में यानी कि पूरे देश और राज्यों में फैल गए हैं, और इसके हिसाब से इनमें बहुत सारे परिवर्तन जो है वह भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यह व्यवस्था भी आधुनिक समाज में हमें दिखाई देती है। जब हम आधुनिकता के संस्थात्मक आयामों को देखते हैं, यानी कि गिडिंस इसको हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन जो है वो मॉडर्निटी के क्या हैं, तो ये आधुनिकता की व्याख्या इन संस्थागत ढांचों से करते हैं। यानी कि आज के समाज में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। ये संस्थाएं आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, साहित्यिक आदि अनेक रूपों में हमें दिखाई देती हैं, और आधुनिकता का कोई भी काम जो है वो इन संस्थाओं के बिना नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गिडिंस ये कहना चाहते हैं कि आधुनिक संस्थाओं में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो पहले नहीं थी। तो इनका कहना है कि इन संस्थाओं में संगठनात्मक सिद्धांत होते हैं जो समाज को बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि मार्क्स जब व्याख्या करते हैं तो वे पूंजीवाद के आधार पर, पूंजीवाद की संस्था के आधार पर संपूर्ण समाज की व्याख्या कर देते हैं। इसी तरह से लेबर ऑफ डिवीज़न में दुर्खिम जो हैं वे इंडस्ट्री के आधार पर इसकी व्याख्या कर देते हैं, और वेबर जो हैं, मैक्स वेबर, बुद्धि संगतता के आधार पर जो है वो समाज की व्याख्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गिडिंस कहते हैं कि आधुनिक समाजों में चाहे जितनी भी संस्थाएं हों, उनकी 4 डायमेंशन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनात्मक शक्ति और सैनिक शक्ति हमारे सामने हैं। और हम यह देखते भी हैं कि अब राज्य की शक्तियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वह हमारे पूरे समाज पर एक निगरानी रखने का कार्य करते हैं।
जब गिडिन्स जो हैं वो हिस्टोरिकल मेथड से इसको देखने या समझाने का प्रयास हमें करते हैं, तो वे कहते हैं कि जब यूरोप में परंपराएं या परंपरागत संस्थाएं 1600 ईस्वी के आसपास कमज़ोर होने लगी थी, तो विभिन्न संस्थाओं के इन 4 आयामों ने समाज की संरचना जो है वो नए तरीके से की थी। ये जो संस्थागत आयाम थे ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं और इसके कारण समाज का पूरा हुलिया जो है वो बदल जाता है और इस कारण समाज में कोई ना कोई आंदोलन जो है वो जन्म लेने लग जाता है। अर्थात जब कारखानों में उत्पादन अधिक बढ़ जाता है तो श्रमिक आंदोलन बढ़ जाते हैं और जब कारखानों के कारण से प्रदूषण बढ़ जाता है तो पर्यावरण आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और इस प्रकार के आंदोलनों के कारण से समाज की व्यवस्था में भी परिवर्तन आता चला जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो गिडिन्स हमें जो आधुनिकता के तत्वों के रूप में कहते हैं कि आधुनिकता जो है उसका वैश्वीकरण हो गया है। यहाँ पर जब आधुनिकता की बात की जाती है तो इसको समय और स्थान के व्यापक समझा जाता है और अब जब बदलती हुई दुनिया के साथ हम लोगों के संबंधों को देखते हैं तो समय और स्थान अप्रासंगिक से दिखाई देते हैं। व्यक्ति किसी भी कोने में हो वे दूसरों के साथ बातचीत कर सकता है और इस वैश्वीकरण को गिडिन्स जो है वो दुनिया भर के लोगों के साथ संबंधों का तीव्रकरण कहते हैं। अर्थात वैश्वीकरण की इस दृष्टि से आधुनिकता जो है वो उसके साथ बंधुत्व के रूप में जुड़ी हुई है, क्योंकि आधुनिकता का फैलाव वैश्वीकरण के कारण से होता है। दुनिया भर के लोगों या क्षेत्रों या देशों के बीच में सामाजिक और आर्थिक संबंधों की जो इंटरडिपेंडेंस है, अन्योन्य आश्रितता है, वही वैश्वीकरण कहलाती है। इसे ही समझाने का प्रयास गिडिन्स यहाँ पर करते हैं कि वैश्वीकरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, इसके अभाव में हम आधुनिकता को नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ पर वे ये कहते हैं कि इसके विकास में इलेक्ट्रॉनिक संचार ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो समय और स्थान को परिवर्तित कर देती है। और यहाँ यह सांस्कृतिक स्तर पर जब समझाने का प्रयास करते हैं इसको कल्चरल लेवल पर, तो ये कहते हैं कि एक नए प्रकार के डायस्पोरा संस्कृति को भी जन्म देती है। तो आधुनिकता के ये 4 संस्थागत जो आयाम हैं, पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति और सैनिक शक्ति, ये वैश्वीकरण के कारण बहुत व्यापक हो जाते हैं। तो इस तरह से जब गिडिन्स हमें समझाते हैं तो वे एक बात और कहते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हमने देखा तो वह बहुत तेज हो गई और उसने आधुनिक समाज के विस्तार के लिए बहुत कुछ किया। तो इसलिए आधुनिकता के साथ वैश्वीकरण जो है वो जुड़ा हुआ है और यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसके बाद वे चर्चा करते हैं पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी, उत्तर परंपरागत समाज की। वे उत्तर परंपरागत समाज को आधुनिक समाज का अंग मानते हैं और ये कहते हैं कि आधुनिकता के आमूलचूल परिवर्तन ने समाज की परंपराओं का रूपांतरण कर दिया है, फिर भी यह समाज परंपराओं से आगे नहीं बढ़ पाया है। वस्तुतः जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं वह उत्तर परंपरागत समाज है। यह समाज परंपराओं को तो छोड़कर आ गया है, लेकिन परंपराओं ने अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ा है और हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में भी हम परंपराओं का पालन करते हैं, चाहे परिवर्तित रूप में ही करते हों। हम धर्म विधियों का पालन करते हैं, इस प्रकार से हम इन परंपराओं को मान्यता देते हैं, नकारते नहीं हैं। इसी प्रकार जब हम हिंदू समाज में देखते हैं कि जन्म से मृत्यु तक अनेक परंपराओं को हम अपने परिवारों में सामूहिक रूप से चलते हुए देखते हैं, तो हम इनकी वैधता को बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इन परंपराओं में नैतिकता होती है। और यह हमें केवल इतना नहीं बताती कि समाज में इसे कैसे व्यवहार में लाया जाए, बल्कि परंपरा हमें यह भी बताती है कि हमें इसके साथ किस तरह का व्यवहार में लेना चाहिए और किस तरह से इसे जुड़ना चाहिए। तो परंपरा को बदलना बहुत कठिन कार्य है, यह बात गिडिन्स स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम इतने परिवर्तनों को देख रहे हैं तो यह परंपराएं भी हमारे सामने बदलती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें वे
हिंदुओं में जो है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की परंपरा को लेते हैं। बहुविवाह जो एक सामान्य प्रथा थी, ये आज बदल गई हैं। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि हम इन उत्तर परंपरागत समाजों को आधुनिक के साथ जोड़कर देखते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि आज के आधुनिक समाज की जटिलता जो है वो हमें अलग तरह की दिखाई देती है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण इस आधुनिकता को एक नई तेजी तो मिली ही है। यहाँ पर परंपराएं जो हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं और साथ भी चल रही हैं, जिसके कारण संस्थात्मक ढांचा जो है वो जटिल से जटिल होता जा रहा है। लोगों के पास सूचनाओं का ढेर है और इस तरह से आज का व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र दिखाई देता है, अर्थात वह अपने ही हित में लगा हुआ दिखाई देता है। तो ये माना जाता है व्यक्तिवादिता हावी हो गई है और व्यक्ति जो है वो अहंकारी हो गया है, अपने आत्मविवेचना में, अपनी जो है आत्म प्रशंसा में लगा रहता है। अब वे प्रश्न उठाते हैं, गिडिन्स यह कहते हैं कि हमें परंपराओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न पूछने होंगे और आधुनिकता के प्रति विश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि आधुनिक समाज जोखिम भरा है, जिसमें स्तरीकरण, बुद्धि संगतता, कमोडिटी इत्यादि पाई जाती है। जैसे कि वे कहते हैं कि हम मैकडॉनल्ड की सीरीज़ को हर जगह पर देखते हैं और फास्ट फूड जो है हमें अब हर जगह अवेलेबल है। हम किसी भी हाईवे पर चले जाएं, वहाँ पर जगह जगह हमें इस तरह के रेस्टोरेंट, ढाबे मिल जाएंगे जो हमें हर तरह की फूड डिलीवरी जो है वो दे देते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है हम उसका बहुतायत में उपयोग कर रहे हैं, जो हम आप सभी जानते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुद्धि संगतता की प्रतीक है, इसलिए इसका एक विस्तृत ढांचा जो है वो हमारे सामने आता है और हम इसे अपनाते हैं। इसी बात को गिडिन्स हमें समझाने का प्रयास करते हैं और वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में एक व्यवस्थाजनक बुद्धि संगतता आनी चाहिए। और हैबरमास जैसा कि ये कहते हैं, वे कहते हैं कि आधुनिक समाजों का ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी अधूरा है, यह अभी बहुत दूरी तक चलेगा। धन्यवाद।